पिकनिक शाम के 4 बजने को थे। बाहर सड़क पर फुल्की वाले की घंटी की आवाज़ से निशा की आंख खुली। बगल में उसकी बेटी रिया सोई हुई थी। सोते हुए बड़ी मासूम लग रही थी। निशा ने मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से उसका माथा सहलाया। आज उसका 8वीं का लास्ट एग्ज़ाम था और जिद कर रही थी कल पिकनिक पर जाएंगे। और निशा उसे समझाने की कोशिश करती रही कि बेटा अभी छुट्टी नहीं ले सकती स्कूल से, ना तो मैं और ना पापा फिर कभी चलेंगे। पर रिया को तो जैसे भूत सवार था पिकनिक का। उसकी बेस्ट फ्रेंड संजीता जो अपने परिवार के साथ कल पिकनिक पर जाने वाली थी, तो भला रिया कैसे पीछे रह जाती। निशा उठी और चाय बनाने किचन की ओर चल दी। सिंक पर बर्तनों का ढेर बता रहा था कि अभी रामा नहीं आई हैं। तभी पीछे से रामा की आवाज़ आई, अरे मेम साहब आप उठ गई। वो आप सो रही थी ना, तो मैंने सोचा बर्तनों के शोर से जाग जाएंगी, तो मैं बाहर बाबूजी के साथ बातें करने बैठ गई थी। निशा ने देखा उसके साथ उसकी बेटी लाली भी आई हुई थी। अक्सर शाम को वो उसे ले आती थी। निशा ने प्लेट में से 2 बिस्किट उठाकर लाली को देते हुए कहा, तो आज लाली मैडम भी आई हैं क्या? लाली बिस्किट लेकर चहकते हुए बोली, हाँ आंटी, और आज तो बहुत ज़रूरी काम से आई हूँ। मेरी टीचर ने तो बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। मुझे पिकनिक पर निबंध लिखने को बोला है, पर मैं तो जानती नहीं पिकनिक को मैं कैसे लिखूँ फिर। उसकी मासूमियत पर निशा हंसने लगी और बोली, कोई इंसान नहीं है पिकनिक, सबके साथ साथ बाहर जाने हंसी खुशी मनाने का मनोरंजन का तरीका है पिकनिक। इस पिकनिक शब्द ने ही तो उसे कल से तंग कर रखा था और फिर से सामने आ गया वही पिकनिक शब्द। तभी उसे एक उपाय सूझा और उसने कहा, लाली तू बैठ, थोड़ी देर में रिया दीदी उठ जाएंगी, वो तुझे पिकनिक पर निबंध लिखा देगी। लाली खुश हो गई। वैसे भी उसे रिया दीदी का कमरा बहुत पसंद था। उसमें सुंदर सुंदर खिलौने जो थे। रमा चाय पीकर बर्तन धोने लगी। थोड़ी ही देर में रिया भी उठकर बाहर आ गई। आते ही लाली बोली, रिया दीदी मेरा होमवर्क करा दो ना, मुझे पिकनिक पर निबंध लिखना है। पिकनिक सुनते ही रिया ने मुंह फुलाकर तिरछी नज़रों से माँ की तरफ देखा, पर कुछ बोली नहीं। निशा उसकी नाराज़गी को साफ समझ रही थी, पर उसने कुछ ना समझने का अभिनय किया। तभी रामा बोली, लिखा दो ना रिया, बेटा कल से मुझे परेशान की है। रिया उसकी उंगली पकड़कर अपने कमरे ले गई और बैठाकर उसे समझाने लगी कि हम सभी परिवार के सदस्य और दोस्त मिलकर बाहर किसी अच्छी प्राकृतिक जगह पर जहां हरियाली हो जाते हैं। घर से खाना भी लेकर जाते हैं। वहीं सब आपस में बातें करते हैं, अंताक्षरी खेलते हैं, क्रिकेट कबड्डी खो खो खेलते हैं, खाना खाते हैं, साथ में पूरा दिन खुशी खुशी बिताते हैं। रिया बोलती जा रही थी और लाली लिखती जा रही थी। रिया की बातें जैसे लाली की उत्सुकता को कई बार बढ़ाती तो कई बार शांत करती थी। नन्ही लाली हर बात पर बीच में बोल पड़ती, अच्छा दीदी बाहर खाना खाते हैं तो पिकनिक हो गई,
तो मैं तो रोज ही बाहर खाना खाती हूँ माँ के साथ। जहाँ भी काम पर जाती हूँ सब आंटी लोग हैं, मुझे कुछ न कुछ खाने को देती हैं। और घर में भी अंदर ना बहुत गर्मी होती है, इतना पसीना आता है कि मेरा गिलास ना पानी की जगह पसीने से ही भर जाएगा। इसीलिए मैं तो बाहर निकल कर ही खाती हूँ, दरवाजे पर बैठकर। वहाँ पर अच्छी हवा चलती है। इतना कहकर अपने नन्हे नन्हे दांत निकाल कर जोर से खिलखिला पड़ी। और मैं तो खेलती भी हमेशा बाहर ही हूँ। हमारे यहाँ मोहल्ले के सारे बच्चे आ जाते हैं, उनके साथ खेलते हैं। मेरे पास तो बल्ला भी नहीं है। ना हमारे पड़ोस में जो चिंकी है ना उसके पास है, तो वो मुझे दे देती हैं खेलने को और किसी को नहीं देती। मैं उसकी पक्की सहेली हूँ ना। कहते हुए लाली के चेहरे पर गर्वीली चमक आ गई और फिर जोर से खिलखिला कर हंस कर बोली, मैं तो पढ़ती भी पिकनिक में हूँ। आपको पता है हमारे घर में बस एक लड्डू जलता है, वो भी बिल्कुल धीमा सा। पर हमारे सामने जो बंगला है ना उसके बाहर तो 2 बड़े वाले बल्ब जलते हैं और वहाँ पर साफ सुथरा भी होता है, हवा भी लगती है। तो मैं वहीं जाकर शाम को अपना होमवर्क करती हूँ। धीरे धीरे लाली की पिकनिक के प्रति जिज्ञासा शांत हो रही थी और रिया के मन में पिकनिक पर ना जा पाने की छटपटाहट और निराशा भी शांत हो रही थी। थोड़ी देर में लाली अपनी माँ के साथ घर चली गई और जाते जाते रिया को थैंक यू दीदी कहना नहीं भूली। उसने उसका इतना मुश्किल काम पिकनिक पर निबंध जो लिखा दिया था और वो खुश भी थी कि वह जो रोज ही पिकनिक मनाती हैं। रिया ने भी मन ही मन लाली को थैंक यू बोला। आज उसने भी उससे कुछ सीखा जो था। निशा चुपचाप रिया के चेहरे के भाव पढ़ रही थी और उसे लग रहा था कि वह रिया को जो बात कल से समझाने की कोशिश कर रही है कि अभी पापा को और मुझे समय नहीं है। समय, रिश्तों और परिस्थितियों का मोल शायद उसे लाली बेहतर समझा गई। रात में खाना खाने के बाद जब निशा रिया के कमरे में दूध देने गई तो रिया उसके गले लगाकर बोली, सारी मम्मा। निशा ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और पूछा, किस लिए बेटा? रिया ने कहा, मैं जो कल से जिद पकड़े थी पिकनिक की उसके लिए। भगवान जी ने, आपने, पापा ने मुझे कितना कुछ दिया है और मैं एक छोटी सी बात के लिए आपसे गुस्सा कर रही थी। लाली कितनी छोटी सी हैं और कितने संघर्षों से जीवन जी रही हैं, फिर भी कितनी खुश हैं, कोई शिकायत नहीं। अपनी मुश्किलों को भी वह अपनी खुशी समझ रही हैं और मैं इतनी बड़ी होकर भी इस बात को नहीं समझ पाई। उसके लिए सॉरी कहकर जोर से निशा के सीने से चिपट गई। निशा भी प्यार से उसके बालों में उंगलियां फिराने लगी और बोली, अरे वाह, एक चैप्टर तुमने लाली को पढ़ाया और एक चैप्टर लाली ने तुम्हें पढ़ा दिया। यह तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो समझ रही थी कि तुम लाली को पढ़ा रही हो, पर लाली तो तुम्हें पढ़ा कर चली गई। और इस बात पर दोनों हंस पड़ी।